नमस्ते विद्यार्थियों। अपन देख रहे थे सिलेबस को। पेपर नंबर फर्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। इसके अंदर अपन ने 4 इकाई यानी कि यूनिट नंबर 4 तक का सिलेबस अपने देख लिया था। आज अपन देखेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। साथ ही अपन सेकेंड पेपर जो राजस्थान का इतिहास है, उस राजस्थान इतिहास के सिलेबस को भी अपन इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। अपन समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके अंदर अपन मुख्य रूप से हमारे देश के अंदर उस समय कौन कौन सी पार्टियां चल रही थी, जैसे कि वर्तमान अगर हम देखें कांग्रेस है, भाजपा है, आप पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, समाजवादी पार्टी है। उसी प्रकार से उस समय भी हमारे देश के अंदर स्वराज पार्टी, इसके बाद में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टियां चल रही थी। तो इस पार्टियों के बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज। दूसरा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त में पारित हुआ था 1940। अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, देखो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान। इसके बाद में है कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना तथा भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद में चौथा जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत का विभाजन। चौथा है सांप्रदायिकता 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 का विकास सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत का विभाजन। और लास्ट जो पांचवा टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय राज्यों का परिग्रहण एवं एकीकरण। भारतीय राज्यों का परिग्रहण तथा एकीकरण। इस प्रकार से आपकी 5 जो इकाइयाँ हैं वो समाप्त होती हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। तो पहला जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इसके बाद में कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम जब ये पढ़ेंगे टॉपिक उस समय करेंगे। अभी हमारे पास में समय का अभाव है, इस कारण सिर्फ हम सिलेबस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि आपके फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपकी जो 5वीं इकाई है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज और शाही नौसेना का विद्रोह। तीसरा जो टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चौथा टॉपिक है सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत का विभाजन। और लास्ट टॉपिक है भारतीय राज्यों का परिग्रहण तथा एकीकरण। इस प्रकार से आपके 5 इकाई और 5वीं इकाई के 5 टॉपिक हमने देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपन पढ़ेंगे आपका सेकंड पेपर जो है उसके बारे में। हाँ, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं आपके सेकंड पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके सिलेबस के बारे में भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो, आपका जो फर्स्ट पेपर है, पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे ना सेकेंड ईयर, उन बच्चों के क्या था कि आपने जो अभी सिलेबस मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट पेपर का, वो अलग अलग पेपर थे दोनों उनके। तो एक जो मैंने आपको पढ़ा अभी सिलेबस लिखाया है, वही सिलेबस उनके दोनों पेपर में समाप्त हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपका सिलेबस बदल गया है। तो एक नया पेपर आपके अंदर ऐड हुआ है सेकेंड पेपर के तौर पर, राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। नया जो पेपर शुरू हुआ है आपके वो है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। इस नए सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे अपने सेकेंड ईयर में। तो आप मेरे साथ साथ में इसका सिलेबस नोट कर लेना कि मुख्य रूप से अपन राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा जो है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही अपन पहले जो आपकी इकाई है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है पुरातत्व, जो साहित्यिक स्रोत हैं।
कौन से इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका पहला टॉपिक है स्रोत। स्रोतों के अंदर अपन देखेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बाद में अपन देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक, इसके बाद में पुरालेखीय। साहित्यिक स्रोत के बाद में पुरातात्विक और पुरातात्विक के बाद में अपन देखेंगे पुरालेखीय स्रोत। इसके बाद में जो देखो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, ये जो टॉपिक है मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि हम जो राजस्थान का इतिहास BA थर्ड ईयर, मैंने जो YouTube पर वीडियो डाले हैं BA थर्ड ईयर के राजस्थान इतिहास के, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है। आप वहाँ पर देख लेना, आपको मिल जाएगा कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं और पुरालेखीय स्रोत कौन से हैं। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है राजस्थान में प्रारंभिक सभ्यताएं। राजस्थान में प्रारंभिक सभ्यता, राजस्थान में प्रारंभिक सभ्यता, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कालीबंगा, कालीबंगा और आहड़ को मुख्य रूप से अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी, इसका भी मैंने वीडियो बना करके डाल दिए हैं क्लास BA थर्ड ईयर राजस्थान का इतिहास। उसके अंदर मैंने कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। कालीबंगा जो है वह सिंधु सभ्यता के समकालीन है और कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कालीबंगा मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? आपको ये इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स के रूप में देना है मुझे। कालीबंगा की खोज किसने की थी? ठीक है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। यहाँ पर जो सड़कें थी समकोण प्रकार की थी। जो भवनों के दरवाजे थे, मकानों के जो दरवाजे थे वो सड़क की विपरीत दिशा में थे। सड़कें समकोण प्रकार की थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं, चेम्स बोर्ड पद्धति कहते हैं, जाल पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर लकड़ी की नालियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। विश्व के एकमात्र स्थल जहाँ से हमें लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सड़कें पक्की थी यहाँ की। यहाँ मतलब अगर हम कहें तो पूर्ण रूप से एक नगरीय जो सभ्यता है उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर विकास हो चुका था। मकान पक्की ईंटों के भी थे, कच्ची ईंटों के भी थे यहाँ पर। इसके बाद में अपन देखेंगे आहड़ को। आहड़ एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित है ये। इसके बारे में भी हमने विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है और डाल दिया है मैंने YouTube पर, आप देख लेना। BA थर्ड ईयर में राजस्थान का इतिहास जो है उसके अंदर आपको आहड़ सभ्यता से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति तथा राजवंश। तीसरा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति तथा प्रमुख राजवंश जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर
मारवाड़ और आमेर। ये जो है ये टॉपिक भी कह सकता हूँ मैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है और डाल दिया है, देख लेना आप। प्रमुख राजवंश के अंदर मेवाड़ के बारे में अभी चल रहा है। मैंने मेवाड़ के बारे में बप्पा रावल से संबंधित वीडियो बना दिया है, डाल दिया है। जैत्र सिंह का भी वीडियो मैंने बना दिया है और डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, मारवाड़ और आमेर पढ़ाना बाकी है, वो अभी चल रही है, प्रोसेस में है, और वो भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर अपन देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग घटनाएं दी हैं। किसी ने कहा है अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, किसी ने कहा है कि ये तो सूर्य के वंशज थे, किसी ने कहा है चंद्र के वंशज थे, कोई कहता है कि विदेशी हैं, कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो ये सारे अलग अलग मत हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर के हैं। इसके बाद में है मेवाड़। तो मेवाड़ वंश की जो संस्थापक हैं वो है गुहिला द्वितीय, जिन्होंने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक अगर किसी को कहा जाता है तो है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि के शिष्य थे और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको मेवाड़ साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद में जो बप्पा रावल है उन्होंने मान मौर्य को हरा करके, किसे? मान मौर्य को हरा करके 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग जीता था। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता जो था वो चित्रांग मौर्य था। उसने मैसा के पठार चित्रकूट पहाड़ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसाया था। मेवाड़ जो बप्पा रावल थे उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया तथा बप्पा रावल की मृत्यु भी नागदा में ही होती है, उनकी समाधि भी नागदा में ही स्थित है। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले भी यही बप्पा रावल थे। आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना, BA 3rd ईयर के अंदर राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर। इसके बाद में चौथा जो टॉपिक है वो है चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास, पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का प्रारंभिक परिचय। चौहान वंश का प्रारंभिक परिचय कहो या इतिहास को, प्रारंभिक इतिहास, इसके अंदर देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय। अब चौहान वंश का संस्थापक कौन था, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, चौहान वंश की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित प्रारंभिक जो इतिहास है वो अपन देख लेंगे। पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उनके संबंधित पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अहिल्यापट्टन गुजरात में। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनका जो घोड़ा था उसका नाम नाट्यरंभा था। इनका जो मित्र था उसका नाम क्या था, पता है आप लोगों को? मित्र का क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान है, उनका जो विवाह था संयोगिता के साथ में हुआ था, अपहरण किया था उन्होंने संयोगिता का। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और अपने आसपास के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों को उन्होंने परास्त कर दिया था। कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था अपहरण करके, तो कन्नौज के साथ में इनकी दुश्मनी हो चुकी थी। और मोहम्मद गोरी हैं, उन्होंने युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, तथा जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बना लिया है और यूट्यूब पर डाल दिया है, आप देख लेना। क्लास BA 3rd ईयर राजस्थान का इतिहास, इसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा मेरे द्वारा बनाया हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 4 टॉपिक हैं वो 4 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं इकाई नंबर सेकेंड, यानी कि यूनिट नंबर सेकेंड। इकाई नंबर जो सेकंड है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है मेवाड़ का उदय। मेवाड़ का उदय पहला टॉपिक है जिसमें है मेवाड़ का उदय। मेवाड़ के उदय के अंदर देखेंगे अपन कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप और राज सिंह। कुंभा, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, राज सिंह, इसके ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मेवाड़ का उदय यानी कि मेवाड़ का उदय कैसे हुआ, मेवाड़ वंश की स्थापना कैसे हुई, मेवाड़ जो है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद से ये प्रागवाट पड़ा, प्रागवाट से इसको मेदपाट कहा गया। मेदपाट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मेर जाति का आधिपत्य होने के कारण इसको मेर या मेवाड़ यानी कि मेदपाट या मेवाड़ कहा जाने लगा। और जो प्रारंभिक परिचय है उसके बारे में अपन देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। साथ ही इसके बाद में अपन देखेंगे बप्पा रावल के बारे में कि बप्पा रावल को देख लेंगे किसके अंदर, उदय के अंदर। उदय के बाद में अपन देखेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था तथा कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था इन्होंने। इसके साथ में अपन देखेंगे सांगा। सांगा की एक आंख चली गई थी, एक हाथ चला गया था और एक पैर चला गया था साम्राज्य की रक्षा के अंदर। इनके शरीर पर तलवारों के 80 घाव थे। इसके साथ ही अपन देखेंगे उदय सिंह के बारे में कि उदय सिंह ने किस प्रकार से शेरशाह सूरी का सामना किया था तथा शेरशाह सूरी के सामने अपने जो साम्राज्य थे यानी कि जो किला था उसकी चाबियां, चित्तौड़ किले की चाबियां भिजवा दी थी। इसके बाद में अपन जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बाद में उस हल्दी घाटी की शेर को देखेंगे, महाराणा प्रताप को। वे महाराणा प्रताप जो अपने शौर्य के कारण आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कभी भी अपने दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने वे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, हमेशा दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ में शत्रुओं का सामना करते रहे। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक छोटे से साम्राज्य के शासक होने के बावजूद में भी उन्होंने अकबर जैसे शासक को लोहा मनवा दिया था। ऐसे महाराणा प्रताप को हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में महाराणा प्रताप के साथ ही हम पढ़ेंगे राज सिंह को पढ़ेंगे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ में मिलकर के बहुत कुछ औरंगजेब जो था वह इनके मित्र भी था एक समय के लिए, लेकिन बाद में इनका क्या हो जाता है, उसके साथ में दुश्मनी हो जाती है और फिर युद्ध भी होते हैं। लेकिन फिर भी राज सिंह है वह उनका बहुत ही विरोध करते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है मारवाड़ का उदय। मारवाड़ के उदय के अंदर अपन देखेंगे जोधा, मालदेव और चंद्रसेन। दूसरा जो टॉपिक है वो है मारवाड़ का उदय। मारवाड़ का उदय, मारवाड़ के उदय के अंदर अपन देखेंगे जोधा, राव जोधा। आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी जिसके अंदर आप जोधा को नाम से जानते हो। तो राव जोधा के बाद में देखेंगे राव मालदेव। राव मालदेव को पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे चंद्रसेन। ये चंद्रसेन वही है जो महाराणा प्रताप का अग्रदूज कहा जाता है, जिसको इतिहास में भूला बिसरा शासक के नाम से जाना जाता है। वही जिसके पद चिन्हों पर कौन चले थे, महाराणा प्रताप चले थे। और चंद्रसेन जो थे वो ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर से मतलब कह सकते हैं दुश्मनी ली थी। अकबर के आगे ये झुके नहीं थे, ये पहले शासक ऐसे थे। ठीक है, तो चंद्रसेन, इस चंद्रसेन के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि चंद्रसेन कौन था, चंद्रसेन ने किस प्रकार से अकबर का सामना किया, मालदेव कौन है। मालदेव के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है रूठी रानी की। रूठी रानी उमादे जो एक बार अपने पति से रूठ गई तो जिंदगी भर
ये मनाने का प्रयास करते रहे लेकिन नहीं मानी, और अंत समय में जब राव मालदेव की मृत्यु हो गई उस समय उनकी पगड़ी के साथ में वह सती हो जाती हैं। ऐसी वीरांगनाओं की कहानियां भी हम इसके साथ में पढ़ने वाले हैं। राव जोधा के बारे में तो आप सब जानते ही हो कि राव जोधा जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करवाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये है मारवाड़ का उदय। मारवाड़ के उदय के अंदर अपन देखेंगे कि मारवाड़ के उदय में राव सिंहा ने किस प्रकार से राठौड़ वंश की स्थापना की थी तथा राठौड़ जो वंश है वो 3 शाखाओं में अलग अलग बट गया था। जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उस समय करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जब राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ में अपन पढ़ेंगे, आप भी याद करोगे क्या पढ़ाया हमें यूँ। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक है वो है आमेर का उदय, मान सिंह, मिर्जा राजा, जय सिंह। तीसरा टॉपिक है आमेर का उदय। आमेर के जो कछवा वंश के जो शासक हैं उनका उदय किस प्रकार से हुआ था। आमेर का उदय, इस उदय के अंदर अपन देखेंगे कि भारमल ने किस प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान का पहला शासक जिन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में करवा दिया था। पहला शासक भारमल, ठीक है, सॉरी भारमल जो था उसने। तो इसके अंदर अपन देखेंगे उदय के अंदर देखेंगे अपन देखेंगे मान सिंह को। इसके अंदर मान सिंह के बारे में पढ़ने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जय सिंह, ये उपाधि है मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा जय सिंह। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके जो 3 टॉपिक हैं वो इकाई नंबर 2 जो है उसके अंदर अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उन टॉपिकों के बारे में देखते हैं। इकाई नंबर 3 के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है वो है राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला। अब अपन आ चुके हैं पेंटिंग पर। राजा महाराजाओं को पढ़ने के बाद में अपन पहुंच चुके हैं पेंटिंग पर। राजपूत चित्रकला एवं उपशैलियां उपशैलियों के अंदर कौन कौन सी उपशैलियां हैं और इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इन शैलियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है आपका, उस दूसरे टॉपिक के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं दुर्ग स्थापत्य, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़। दुर्ग स्थापत्य, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ के जो दुर्ग है उसको देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ के बाद में है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के बाद में देखेंगे चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़। इन 3 दुर्गों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। साथ ही जो आपका तीसरा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियां। मध्यकालीन राजस्थान में, मध्यकालीन राजस्थान में
मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियां इन धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी धार्मिक प्रवृत्तियां थी। इसके अंदर भक्ति एवं सूफी संप्रदाय, भक्ति एवं सूफी संप्रदाय, इसका अपन अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 टॉपिक जो हैं आपकी यूनिट नंबर जो 3rd है, उस 3rd के अंदर ये 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे जो 2 इकाइयाँ बची हुई हैं, उन 2 इकाइयों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद।